पिक्चर्स में जीतू की याद आ गई, जो बोलता था कि यार मैं पहले अपने बीवी को कन्विंस करूँ, पापा को कन्विंस करूँ, इसको कन्विंस करूँ, मैं कन्विंस ही करता रहता था। आप जॉब जब करे थे, फिर आपने घर ले लिया, बट जब आपने बिजनेस शुरू किया फिर अचानक 1 या 2 दिन कुछ ही टाइम आप रुके थे और घर बेच दिया। तब पहली बार थोड़ा डर लगा कि घर चला गया, क्लाइंट नहीं आया, बट ठीक है। फाउंडर ज्ञान के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है निधि और शिखर सिंह। ये को फाउंडर्स हैं समोसा सिंह के, जिन्होंने 6 साल में 250 करोड़ का ब्रांड बना दिया है, वो भी सिर्फ समोसा से। तो डिटेल में उनको डिस्कस करेंगे कि ये समोसा वाला आइडिया उनको कैसे आया, इनिशियली उनको क्या दिक्कतें हुई, कैसे उन्होंने अपना घर बेच के ये बिजनेस स्टार्ट किया, स्केल किया, और जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है स्पेशली फूड इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो वेलकम निधि और शिखर फाउंडर ज्ञान पे। थैंक यू अर्नब, प्लेजर। तो शिखर, मेरा तो पहला सवाल आप ही से है कि आप लग रहा है काफी जिम जाते हैं, 21 इंच का तो डोला लग ही रहा है, तो आप भी क्या सही में समोसा खाते हैं या आप सिर्फ समोसा खिलाते हैं सबको? हम जिमिंग भी करते हैं और समोसा भी खाते हैं, बचपन से ही खाते आए हैं समोसा अपना, और समोसे ने भी काफ़ी मजबूती लाया है, मतलब बनाने में हेल्प तो करी है। आप देखिए, जैसे कि मैं आप सबके बारे में रिसर्च कर रहा था, आप दोनों बायोटेक के स्टूडेंट्स थे, तो वहाँ पे आप बायोटेक के बारे में रिसर्च करते थे, आप समोसा की टेक्नोलॉजी और इन सारी चीज़ों में कैसे घुस गए? और वो तो इतना एक एस्टेब्लिश्ड फील्ड है, वो सबको छोड़ के, आपकी दोनों की बहुत बढ़िया जॉब थी, वो सब छोड़ के समोसा ऑफकोर्स बहुत पॉपुलर है, बट इतना बड़ा रिस्क लेके कि सब नौकरी छोड़ के आपने डिसाइड कैसे किया कि यार समोसा पहले एक नया तरीका भी बनाएंगे बनाने का और इस फील्ड में फुल ऑन एंट्री मारेंगे? एक्चुअली जॉब से पहले ही, जब जॉब स्टार्ट करी थी बायोटेक्नोलॉजी में, उससे पहले ही आइडिया तो आ गया था। लाइक मैं जब अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था हैदराबाद में, तो उसी टाइम पे हम क्या करते थे, हमें स्टाइपेंड मिलता था। आई वॉज गेट क्वालिफाइड, तो स्टाइपेंड लेने के लिए हम SBI बैंक हमारे बिल्कुल सामने था, उधर जाते थे लेने के लिए। तो एक दिन ऐसी दोपहर को मैं गया, तो दोपहर को मैंने देखा कि वहाँ पे लाइन लग रही थी, काफ़ी लंबी लाइन थी एज़ यूजुअल गवर्नमेंट बैंक, और अपना वो आराम से काम कर रहे हैं स्लो स्पीड में। तो लंच टाइम हो गया एंड दे स्टॉप्ड कि अब तो चलो ठीक है, हमारा लंच टाइम हो गया, तो लोग क्या करें। तो मैं देखा कि लोग बाहर जाकर अपना कुछ लेकर आ रहे हैं साथ में, तो मेरे भी क्यूरोसिटी आई कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो मैं बाहर गया, मैंने देखा एक साथ में एक समोसे की दुकान थी, तो उसमें लगातार तड़ातड़ समोसे बिक रहे हैं, और वो बहुत अच्छे वॉल्यूम्स बेच रहा था समोसे के। तो वहाँ से मुझे आया, क्योंकि मैं हमेशा से सोचता था कि समोसा जो है नॉर्थ इंडिया का ही प्रोडक्ट है। बिल्कुल, बड़े बड़े वहीं पे हैं, समोसा खाकर सारी पार्टीज में, अपने बर्थडे हो चाहे फंक्शन हो, समोसा ही खाया सबने, सारे बच्चों ने। समोसा जरूरी होता था, केक के साथ समोसा जरूरी है, कोल्ड ड्रिंक है, बट ठीक है इतने में पार्टी होगी। हमेशा से यही थॉट प्रोसेस था। तो यहाँ पर देख के साउथ में मेरे को लगा कि यार यहाँ पर भी इतनी डिमांड है इसकी, और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सारे नॉर्थ इंडियंस खड़े थे, मिक्स्ड कल्चर था। तो उसके बाद मेरे को लगा कि यार इसमें यानी पोटेंशियल तो अच्छा है इस समोसे के अंदर, क्यों ना ऐसा करा जाए। ऐसी मन में थॉट आया कि जहाँ पे SBI है उसके साथ ही एक ब्रांच खोल देते हैं, यार कस्टमर भी आ रहे हैं, समोसा भी बिकेगा, और ग्रोथ पर्सपेक्टिव भी मेरे दिमाग में आ गया कि आज SBI की 1000 ब्रांच है, तो स्केलेबिलिटी भी अच्छी है। एंड एक्चुअली आज की डेट में हमारा बहुत सारे आउटलेट्स जस्ट नेक्स्ट टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है। सो चाहे वो हमारी क्लाउड किचन्स हैं अभी करंटली, बट येस दैट्स फ्रॉम वेयर द आइडिया स्टार्टेड। और जो आप बोल रहे हैं ना कि बायोटेक्नोलॉजी और ये सब, बहुत लोगों को लगता है कि हमारी स्टडीज़, हमारा नॉलेज एक्चुअली वेस्ट गया, बट वेस्ट नहीं गया। हमारा साइंस इज़ एवरीवेयर एंड फूड में ही साइंस है। सो जब हमने समोसा जैसे प्रोडक्ट को चूज़ किया एज अ बिजनेस, हमें डे 1 से पता था कि अगर समोसा को एक बिजनेस बनाना है ना, तो आज आप समोसे को ये कह कर बिजनेस नहीं बना सकते कि मेरा समोसा वर्ल्ड का या इंडिया का बेस्ट समोसा है, क्योंकि हर स्टेट में अपना एक वर्जन ऑफ बेस्ट समोसा है, राइट। आज पंजाब में एक पंजाबी समोसा वर्जन बेस्ट है, जिसके अंदर आलू एंड मटर हैं। यूपी के अंदर यूपी का एक अलग वर्जन है। तो हर सिटी का अपना एक समोसा है। तो आज आप ये नहीं कह सकते कि ये समोसा इज़ द बेस्ट समोसा। दैट इज़ वाई अगर आज बिजनेस हमें समोसे पे बनाना था, तो ये बहुत ही क्लियर था पहले दिन से कि ऐसा समोसा होना चाहिए जो सबके साथ रेजोनेट करे, टेस्ट सबको अपील करे, और एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके साथ सारे रिलेट कर सके। ऐसी चीज़ चाहे वो दिल्ली वाला खाए या वो बैंगलोर से कोई खाए या हैदराबाद से खाए, हर कोई उसको एक एक तरीके से अपना सके। प्लस एक ऐसा ताकि जहाँ पे कंसिस्टेंसी हो। आज हर जो स्ट्रीट पे हमारे वेंडर से मिलता है, उसकी हमने कितनी बार मार्केट रिसर्च करी, और उसकी भी यही प्रॉब्लम थी। हलवाई बनाता है,
हाथ से बनाते हैं। पहला समोसा और 1000 समोसा एक दिन का कभी सेम हो ही नहीं सकता। हर एक समोसे में अलग अमाउंट ऑफ फिलिंग जाएगी, किसी में मोटी पतली, किसी में पतली, किसी का वो, किसी का वो। तो आज समोसे को स्केलेबल बनाने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि इस प्रोडक्ट के अंदर कंसिस्टेंसी या ये कह लो स्टैंडर्डाइजेशन है ही नहीं, थी ही नहीं। तो इसी के लिए हमने सोचा कि ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होगा, बट अगर आज हमने इसको कैप्चर कर दिया तो इट कैन बी अ ग्रेट बिजनेस। और जैसे कि मैं बात करके समझ पा रहा हूँ आप काफ़ी पैशनेट है समोसे के बारे में कि कैसे क्या प्रॉब्लम्स है क्या है। और जैसे हमारे व्यूअर्स भी हैं, बहुत लोगों को बहुत आइडिया आते हैं कि यार कोई चाट का दिखता है, कोई बोलता है यार गोलगप्पा का दुकान बना लेंगे, ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। बट आपने जैसे आपने बोला कि स्केलेबल और ये सारी चीज़ें तो हैं, बट फाइनल जब एक आइडिया चूज़ करते हैं, आप बायोटेक में भी कुछ चूज़ कर सकते थे, वो एक फैंसी भी चीज़ होती, तो वो जब एक आइडिया चूज़ करते हैं किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए बिफोर डिसाइडिंग कि यार इसी पे ही हमको स्टार्टअप करना चाहिए? हमारा जो शुरुआत हुई थी ना बिजनेस की, एक बिल्कुल ट्रेडिशनल माइंडसेट से हुई थी। हम ना तो एमबीए थे कि हमारे को कोई बिजनेस नॉलेज है या बिजनेस स्टडीज़ करी हैं कुछ है, तो हमने इस डायरेक्शन, अभी क्या होता है ना स्टार्टअप दे डू फर्स्ट मार्केट रिसर्च कि क्या करना है, कहाँ पे गैप है मार्केट में, एंड देन दे मेक अ डिसीजन कि ये करते हैं। हमारा उल्टा था, इट स्टार्टेड विद फ्रॉम द लव ऑफ प्रोडक्ट एंड देन इट जस्ट केम इन टू आवर माइंड कि भाई देख कर हाँ लगा कि यार समोसे में बिजनेस हो सकता है, और उसका हमें स्कोप दिखा, प्रोडक्ट हमें अच्छा लगता है, एंड वी स्टार्टेड। हमने कभी भी, एंड देन मार्केट रिसर्च स्टार्टेड। एंड एक्चुअली इस मार्केट रिसर्च में हमने कम टाइम नहीं लगाया। जैसे आज आप बोल रहे हैं ना कि आज हमारे व्यूअर्स हैं, एकदम से आसान नहीं होता। हम अपनी जॉब्स में बहुत खुश थे, बैंगलोर में नए नए सेटल हुए थे, हमने अपना अच्छे से अपना हर तरफ से अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए कुछ एक इन्वेस्टमेंट्स भी करी, कुछ एक सेविंग्स भी करी, कुछ एक एक्सपेंडिचर भी किए, सब कुछ किया। और एकदम से ये डिसीजन लेना कि हाँ जी आज आप जॉब छोड़ दो, कल से शुरू करो, ऐसा आसान नहीं होता। तो आइडिया बीच में समोसा से ही आइडिया शुरू हुआ, जैसे कि शिखर ने बताया, और बहुत सारे और भी आइडियाज़ आए। लेकिन जो ये प्रोडक्ट है ना, जो इसके साथ एक कन्विक्शन अटैच थी कि इसको हमें बेचने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरी दुनिया समोसा खाती है, इंटरनेशनल स्नैक है, तो बेचना ही नहीं है, किसी को एजुकेट नहीं करना, सिर्फ अपने आप को वहाँ पर पहुँचाना है। तो इसीलिए हमें कभी डाउट नहीं लगा, और बहुत टाइम इसके बारे में रिसर्च करी कि कैसे इसको स्केलेबल बनाएं, क्या करें। बट एक टाइम के बाद ऐसा लगा कि अगर सिर्फ सोचते ही रह जाओगे ना, बस वो राइट टाइम कभी नहीं आएगा। हाँ, एक रियलाइजेशन उस टाइम पे था कि जैसे मार्केट में स्पेशली इंडिया के अंदर इतने सारे बाहर के जो प्रोडक्ट्स आए, बर्गर हो गया, पिज्ज़ा हो गया, इतनी बड़ी बड़ी चेन्स बनी हैं, और यहाँ के लोग भी इनफैक्ट उसी को ही बना रहे हैं, बर्गर का ही निकाल रहे हैं या पिज्ज़ास की चेन बना रहे हैं। बट हमारे जो इंडियन खुद के जो ओरिजिनेटेड स्नैक्स है उस पर बड़ा काम कर ही नहीं रहा है कोई। मिठाइयों पे टू सम एक्सटेंट कुछ लोगों ने किया है ट्रेडिशनल स्वीट हाउसेस के अंदर, बट स्नैक्स पे नहीं हुआ है, स्नैक्स सेगमेंट में। तो वो भी एक कनेक्ट था कि यार इसमें भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि इसको एक तरीके से नॉट ओनली इन इंडिया, जैसे बर्गर पिज्ज़ा है पूरी दुनिया जानती है, समोसा भी एक ऐसा ही प्रोडक्ट है कि पूरी दुनिया जानती है, तो इसको क्यों नहीं बड़ा बना सकते। तो वहीं से ये एक सीड था कि हाँ ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है जिसका पोटेंशियल इस ग्लोबल, नॉट ओनली लोकल इंडियन है, ग्लोबल इसका स्कोप है, तो इसको बड़ा बनाया जा सकता है। तो वहाँ से इसका शुरू हुआ। समझ गया। और एक और सवाल शिखर मुझे आपसे था कि जैसे मैंने इंटरव्यूज़ भी देखे, वहाँ पे मैंने देखा कि पहले आपने निधि के फादर को कन्विंस किया मैरिज के लिए, फिर आपने निधि को कन्विंस किया समोसा सिंह स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद एम्प्लॉयज़, इन्वेस्टर्स, सबको आपने कन्विंस किया। मुझे वो पिक्चर्स में जीतू की याद आ गई जो बोलता रहता कि यार मैं पहले अपने बीवी को कन्विंस करूँ, पापा को कन्विंस करूँ, इसको कन्विंस करूँ, मैं कन्विंस ही करता रहता था। तो आपने क्या वो पैशन पाया कि समोसा इतना बड़ा ब्रांड बन सकता है? क्योंकि एक जो चीज़ है कि बर्गर पिज़्ज़ा जो शुरू करते हैं उनके पास एग्जाम्पल्स है यार, डोमिनोज इतना बड़ा बन गया, वो इतना बड़ा बन गया। स्नैक्स में सब खुद बोल रहे हैं कि इक्वलेंट एग्जाम्पल्स भी नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि किसने गोलगप्पे में बना दिया और आप बोल देंगे यार ऐसे बना देंगे। प्लस स्टार्टअप स्पेस में जैसे कि आपने काफ़ी सारी इनोवेशंस भी किए, ऐसा भी नहीं है कि यार आप सिर्फ समोसा ही बेच रहे हैं, आपने उसमें प्रोडक्ट इनोवेशन करी, डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, एंड टू एंड सब कुछ खुद किया। तो वो पहले आपने खुद को कैसे कन्विंस किया, और सबको तो कर ही दिया बाद में? मेरे को हमेशा से था कि यार बिजनेस तो करना है। आई एम फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड ऑल्सो, मतलब जो मेरे फादर हैं उनका है वहाँ पे बिजनेस, तो वो थोड़ा सा शायद आई डोंट नो चाइल्डहुड से ही देखा है, बिजनेस फैमिली में रहे हैं, तो एक बिजनेस माइंडसेट तो था कि बिजनेस ही करना है, बट ये नहीं पता था क्या करेंगे। और जो हमारा फैमिली का जो हमारे रिलेटिव्स का बिजनेस, उसमें मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था।
तो मुझे खुद का ही कुछ करना था, खुद का ही कुछ बनाना था। तो वहाँ से एक कन्विक्शन तो मेरे अंदर आ गई थी, यार अपना करूँगा, अब चाहे कुछ भी हो, आज करूँ चाहे 6 साल बाद करूँ, 5 साल बाद करूँ, बट करूँगा। और समोसे के लिए कैसे कन्विक्शन आई कि इसका कोई एग्जाम्पल नहीं था, वो बात सही है। लाइक बर्गर पिज़्ज़ा में एग्जाम्पल्स हैं, रिलेटिवली यू थिंक इट इज़ ईजी, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी मार्केट है, लोग उसको परसीव करते हैं कि हाँ बर्गर तो मतलब एक बर्गर का एक स्टेटस सिंबल है, अनलाइक समोसा। समोसा क्या है, लोग बोलते हैं कि चलो भाई साथ वाले हलवाई से जाके ले आओ, 10 रुपए का समोसा ले आओ। बट एट द सेम टाइम पता नहीं अंदर से एक आवाज आई मेरे अंदर कि यार इसका भी स्कोप है। और एक्चुअली और मेरे को बहुत सारे कॉल आती थी, सिग्नल्स भी बहुत आते थे समोसे को ही लेकर, कि जहाँ जाता था वहाँ समोसा दिख रहा है। बच्चे एक दिन मैं एयरपोर्ट से अपना हैदराबाद से अपनी होम टाउन जा रहा था, तो एयरपोर्ट पे एक फैंसी बेकरी थी हैदराबाद एयरपोर्ट पे। तो बेकरी में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, केक हैं, जो भी आप समझ लो, पिज़्ज़ा बर्गर सब कुछ है, और समोसा भी है जिसका एक छोटा सा कॉर्नर में छोटा सा समोसा दिख रहा है, बाकी सारी बड़ी फैंसी फैंसी चीज़ें। मैं वहाँ पे एक बच्चा पीछे खड़ा हुआ चिल्ला रहा है, पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए। मेरा ऐसी नज़र गई कि मेरे को लगा कि क्या हो रहा है, पर देखा तो समोसे को पॉइंट आउट कर रहा है उसको केक, पैटी, पिज़्ज़ा, बर्गर वो सब इग्नोर करके समोसा। तो वहाँ पर मेरे को एक और हिंट, यार समोसा, बच्चा भी समोसा, मतलब इतनी सारी चीज़ों में उसको ये पसंद है। तो ऐसे ऐसे मेरे साथ होता रहता था, कभी कहीं दिख रहा है, कभी कुछ दिख रहा है, तो ऐसे के समोसा कॉलिंग टाइप की आ रही थी तो वो एक इंडिकेटर टाइप था, समझ लो आप। एंड अगेन जैसे कि समोसा तो नॉर्मल भी बना के आप बेच सकते थे, बट आपने जैसे कि बोला कि हमने R&D पे भी काफ़ी टाइम लगाया, तो उसके पीछे का थिंकिंग क्या है? क्योंकि नॉर्मली इंसान बोलेगा कि यार समोसा का स्टार्टअप बनाना है, 2-3 वैरायटी का निकाल के बेचना चालू करते हैं। जैसे कि मैंने रिसर्च करी, आपने काफ़ी टाइम R&D पे भी लगाया, बहुत डिफरेंट टाइप के समोसा बनाने की कोशिश करी। तो उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या था? क्या ये क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी इतना कंपटीशन है, अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए, यूएसपी बनाने के लिए, मोड बिल्ड करने के लिए था, या कोई और भी थिंकिंग थी? बहुत सारे रीजंस थे। इसका सबसे पहला रीजन ये था प्रोडक्ट की स्टैंडर्डाइजेशन। हमें आज जो मैकडॉनल्ड्स ने बर्गर के लिए किया है या डोमिनोज ने बर्गर पिज्ज़ा के लिए किया है, हमें वही समोसा सिंह को समोसा के लिए करना है। आज डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स कोई दुनिया का बेस्ट बर्गर या बेस्ट पिज्ज़ा क्लेम नहीं करते, बट सबको पता है कि व्हेन दे एंटर इनटू द रेस्टोरेंट या वो कहीं से ऑर्डर करते हैं, व्हाट टू एक्सपेक्ट आउट ऑफ द ब्रांड, राइट? चाहे आज आप दिल्ली में ट्राई करिए, चाहे आप एक छोटी सी सिटी में ट्राई करिए, कहीं पर भी ट्राई करो, आपको सेम एक्सपीरियंस मिलेगा। वो इसीलिए है क्योंकि प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड है, एक जगह पे उसकी क्वालिटी को रिटेन करा जा रहा है और उसके बाद उसको हर जगह पे ऑन द स्पॉट बनाया जा रहा है। वही हमें करना था। एंड इसके लिए आई थिंक द एंटायर क्रेडिट गोज टू शेखर। ही वाज वेरी क्लियर कि आज हमें एक लेवल का ऑटोमेशन करना ज़रूरी है। ऑटोमेशन ऑब्वियसली पहले दिन नहीं हुआ, बहुत टाइम लगा, हमारी बहुत मेहनत लगी, बहुत सारा टाइम ही स्टडीड, कैड इंजीनियर्स को ऑन बोर्ड किया, खुद में ऑटोमेशन वगैरह बनवाई करवाई, जो भी चैलेंजेस थे उस पर काम किया। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जब मेरा पहला बड़ा क्लाइंट आया ना, उसकी रिक्वायरमेंट थी सिर्फ 4000 समोसा की। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि उसको हमें टेस्ट करना था, उसने हमें डबल टेस्ट करने के लिए हमें डबल ऑर्डर दिया, ताकि अगर फेल होना है ना तो आप पहले ऑर्डर में ही फेल हो जाइए। क्योंकि मेरी बहुत बड़ी कंपनी है, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। अगर आज मैं एक स्टार्टअप को ऑर्डर दे रहा हूँ तो पहले दिन मैं आपको फेलियर वाला ऑर्डर देता हूँ, ताकि अगर आपको फेल होना है पहले दिन हो जाओ, यू नो, लाइक दैट। और उसके बाद जब हमने वो मैनुअली बनाना शुरू किया, बहुत टफ था, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि हर समोसा सेम क्वालिटी का हो, हर एक में एक सेम अमाउंट की फिलिंग हो, जब तक समोसा पहुंचे वो क्रिस्पी रहे। तो बहुत सारे एलिमेंट्स थे। तो वो सारी प्रॉब्लम देके मेरे कुक्स बोलते हैं अरे तारे दिख गए, ऑब्वियसली, क्योंकि आसान नहीं है बनाना। तो एक ऑटोमेशन का होना एक बिजनेस को स्केलेबल बनाने के लिए आई थिंक इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट वो एक फाउंडेशन है एक बिजनेस की, बहुत बहुत ज़रूरी है। और जब भी हम कोई ऐसा हम्बल प्रोडक्ट का सेलिंग के बारे में सोचते हैं तो उसमें वैल्यू एडिशन ज़रूरी है। आज नहीं तो कस्टमर को वो अपने बगल वाले हलवाई से अगर समोसा खा रहा है, अगर वो समोसा सिंह पे क्यों आएगा? उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? ठीक है, उसको एक वैल्यू एडिड प्रोडक्ट मिल रहा है। सबसे पहला तो कि उसको वैरायटीज़ मिल रही हैं जो कि दूसरा नॉर्मल हलवाई नहीं बनाता है। और वैरायटीज़ के अंदर भी हमने बहुत रिसर्च करा कि हम इसके अंदर किस फिलिंग्स पे हमने बहुत काम किया। जैसे अब जो समोसा होता है उसके अंदर ड्राई फिलिंग्स होती हैं, क्योंकि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब अगर कर लेगा, उसमें ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा तो एक तो स्पॉइलेज उसका बढ़ जाता है, वो ज़्यादा ऑयली होता है और वो फट जाएगा तेल के अंदर। बट हमने जब काम करना शुरू करा, हम क्लियर थे कि इसके अंदर हर टाइप की फिलिंग आ जानी चाहिए।
आज मैं कढ़ाई पनीर बना रहा हूँ तो वो मॉइस्ट रहेगी, पनीर आलू थोड़ी है। ऐसे ही अगर मैं कोई चीज़ कॉर्न बना रहा हूँ उसमें चीज़ आएगा। तो मॉइस्चर को कैसे करा जाए, तो उस पर हमने अपने क्रस्ट के ऊपर काम करना शुरू करा कि वो फटे ना, वो सील अच्छे से हो और उसकी कॉम्पोजिशन ऐसी हो कि वो तेल कम एब्जॉर्ब करे। तो इन सब की वजह से क्या हुआ, वैल्यू एडिशन कहाँ आई कि एक तो हम अलग वैरायटी दे पाए कस्टमर को अच्छी, दूसरा ऑयली कम है हमारा समोसा, तीसरा वो क्रिस्पी रहता है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। नॉर्मल समोसा क्या है, आप लेकर आओ तो 1 घंटे के अंदर सॉफ्ट हो जाएगा, फिर वो पूरी बन जाता है, देन इट्स अ पकोड़ा। हाँ, फिर वो समोसा बचा ही नहीं, समोसे का नाम पे वो खराब हो गया बिल्कुल। बट हमारा समोसा 12 घंटे भी बाहर रखोगे नहीं, वो क्रिस्पी रहेगा। एंड इसी वजह से हमें बड़े बड़े क्लाइंट्स, बहुत बड़े बड़े, हमने काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ काम किया है और अभी भी कर रहे हैं और अभी हम एक्सपोर्ट्स में भी जा रहे हैं, ऑल बिकॉज ऑफ दिस यूएसपी। कि अगर कस्टमर को आधा घंटा लगा मिलने में या उसको अपने लेकर उसको घर जाने में आधा घंटा लगा, फर्दर 1-2 घंटा खाने में उसका एक्सपीरियंस सेम रहे। तो इसीलिए ही होगा ना, क्योंकि देखो आज मैं लोकल हलवाई से हमारा जो समोसा है थोड़ा सा महंगा है, बट उस महंगे के बदले हम क्या दे रहे हैं कस्टमर को, यही सब चीज़ें कि वो उसको बेटर प्रोडक्ट मिल रहा है, हाइजीन मिल रही है, क्वालिटी मिल रही है, स्टैंडर्ड मिल रहा है। चाहे वो आज बेंगलोर बैठा हो या कल वो दिल्ली में होगा या कहीं यूपी बैठा होगा, तो उसको सब जगह सेम एक्सपीरियंस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अच्छा मिला वहाँ बेकार मिला। तो ऑल दिस थिंग्स मैटर करती हैं, तो इस पे R&D लगी हमारी। और यही हमारा जो साइंस का बैकग्राउंड था, फूड टेक था, बेसिकली यहाँ पे वो काम आया, क्योंकि साइंस हमारी हर जगह है और बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी, मतलब साइंस हर चीज़ में है, बस हमें उसको समझ के अप्लाई करनी है और वो हमने की। एंड आई गेस जो मैं मेन समझ आ रहा है कि आपने अपनी एक अलग यूएसपी बिल्ड करी, कि ऐसा नहीं कि आपने बस उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया तो कल को कोई और स्टैंडर्डाइज कर दे तो सेम हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो गया आपने, क्योंकि आपने एक डिफरेंट टाइप का बनाया ही है तो कॉपी करना भी मुश्किल है। एंड जैसे कि आप वंस आपने डिसाइड किया कि हम समोसा में करेंगे, बट एक दिक्कत ये कि हर जहाँ पे भी है लोकल समोसा सेलर्स हैं, तो जैसे कि निधि आप मार्केटिंग एंड सेल्स देखते हैं, तो इनिशियली ब्रांड बनाना टफ है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान बोलेगा ना कि यार मेरे बाजू में जब 10-15 रुपए का समोसा मिल रहा है, मैं एक स्टार्टअप से जिसको मैं भी जानता भी नहीं वहाँ से कैसे समोसा मंगवाऊँ। और हमारे काफ़ी बड़े एंटरप्रेन्योर्स को ये दिक्कत होती है कि प्रोडक्ट तो बना लेंगे बट कस्टमर्स कहाँ से लेके आए, कहाँ से कस्टमर्स हमें ट्रस्ट करेंगे, तो वो आपने मार्केटिंग वाला एंगल कैसे संभाला? आसान नहीं है, इट वाज वेरी टफ। सबको फर्स्ट डे से ही हमारे प्रोडक्ट सबको अच्छे लगे, हमारा कन्विक्शन पे ट्रस्ट था, सब पे अच्छा था, लेकिन फर्स्ट चांस देने के लिए कोई रेडी नहीं था, क्योंकि सबको था कि आपने पहले किसी बड़ी कंपनी से काम किया है या कोई और बड़ा कॉर्पोरेट क्लाइंट है, तो यस वो पहला कॉर्पोरेट क्लाइंट लाने के लिए या वो पहला एक ऑर्डर लाने के लिए बहुत मेहनत करी, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, उनको कन्विक्शन देना पड़ा कि येस वी कैन डू इट। आप वो, और वो बहुत बड़े बड़े कंपनी से लेते थे। इनफैक्ट कुछ एक केसेस में तो मल्टीप्लेक्सेस के अंदर 20-20 साल से, 10-10 साल से सेम ही वेंडर सप्लाई कर रहे थे। वो खुश भी नहीं थे बहुत ज़्यादा उस वेंडर से, उसकी क्वालिटी से, क्योंकि कभी अच्छी कभी बुरी, बट स्टिल उनको डर भी लगता था उसको हटाने में। तो हमने कभी भी किसी के साथ भी ना, इट वॉज नेवर लाइक अ डिस्प्लेसमेंट स्ट्रैटेजी कि आप उसको हटा दो और मुझे ले लो। हमारी पिच ही हमेशा से ऐसी थी कि हमारा एक वैल्यू एडिशन है, आलू समोसा आप उससे कंटिन्यू करिए, हमारे से आप कढ़ाई पनीर समोसा ट्राई करिए, हमारे से आप अपना हमारा मसाला कॉर्न समोसा ट्राई करिए, अगर आलू ही ट्राई करना है आप समोसा सिंह का स्पेशल शाही आलू समोसा ट्राई करिए। एंड बहुत सारी जगहों पे रेगुलर समोसे भी बेचते थे, हमारे भी होते थे, पर धीरे धीरे मार्केट ने अपने आप ही दिखा दिया कि कहाँ पे उनका मतलब व्हाट दे आर एक्चुअली सीकिंग, क्योंकि लोगों को भी एक चेंज, एक वेराइटी और फ्रेश वहीं पे उनके सामने बनना, एक फ्रेश प्रोडक्ट मिलना अपने आप में एक वैल्यू एडिशन था। बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ टफ था, लेकिन एक बार जब मेरा फर्स्ट क्लाइंट आया जिसमें बहुत मेहनत लगी, नो डाउट अबाउट इट, उसके बाद से देयर वाज नो लुकिंग बैक। उसके बाद तो PVR हो या कोई बड़े मल्टीप्लेक्सेस हो, बिगेस्ट से बिगेस्ट एविएशन चेन हो जैसे कि एयर एशिया या एयर इंडिया, सब हमारे फिर बाद में क्लाइंट्स बने। अब जैसे कि आपने बताया कि आपने शुरू किया, धीरे धीरे स्केल करना शुरू किया। आई एम अज्यूमिंग कि क्योंकि आपने MBA या उतना बिजनेस नहीं किया होगा, बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपको इनिशियली दिक्कतें आई होंगी। तो वहाँ पे मैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स को रेगुलरली उनका ऊपर नीचे ज़िंदगी चलती रहती है, आपको ऐसे कौन से मेजर चैलेंजेस थे एंड उससे इम्पोर्टेंट फिर उसको आपने ओवरकम कैसे किया? देखिए, चैलेंजेस टू बी ऑनेस्ट हर दिन आते हैं। आज व्यूअर्स के लिए मैं एक चीज़ बहुत क्लियर बोल रही हूँ, अगर आपको कोई कहता है कि चैलेंज सिर्फ एक लेवल तक आता है और उसके बाद स्टेबल है, ये गलत है।
हर दिन एक एंटरप्रेन्योर की आपको एक नए चैलेंज है, एक नई लर्निंग है, और उस नई लर्निंग को इवॉल्व करो। इनफैक्ट हमने तो अपना मंत्रा ही बना रखा है, मैंने अपनी टीम में भी कह रखा है, लेट्स मेक न्यू मिस्टेक्स ईच डेज, लेट्स मेक न्यू लर्निंग्स, मतलब हर दिन कुछ नया सीखो करो, सो दैट बेटर होते चलें। तो बहुत चैलेंजेस थे, आई थिंक हर दिन एक चैलेंज था। एक छोटा सा एग्जांपल व्यूअर्स के लिए, एक एनेक्डोट बता सकती हूँ। एंटरप्रेन्योरियलशिप में भरे हुए हैं चैलेंजेस, बट एक टीम या एक सपोर्ट या एक फाउंडर का एक कॉम्प्लीमेंटैरिटी होना हेल्प करता है। मेरे और शिखर के केस में ये बहुत ज़्यादा हेल्प किया, चाहे हम एक ही फील्ड से थे बट हमारी एक्सपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने हमेशा सेल्स एंड क्लाइंट साइड एंड बिजनेस डेवलपमेंट देखा है। शिखर हैज़ ऑलवेज सीन द R&D, द प्रोसेस एंड द फाइनेंशियल साइड, सो ही इज़ मोर ऑन द, I can say, the back end, the foundation, and I'm more on the front aspect. तो जब भी कोई challenges आता है ना, तो हमारा ऑटोमेटिकली दोनों का माइंड ना ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके उसको टैकल करता है। तो ये हमारे लिए हमेशा से ही एक USP रहा है। जैसे एक एग्जांपल, हमारा एक छोटा सा एग्जांपल दिखाने के लिए सारे व्यूअर्स को कि कितनी छोटी सी चीज़ होती है जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है बड़े लेवल पे। हमारा एक बहुत बड़ा क्लाइंट था, हमारे ऑर्डर्स ठीक ठाक चल रहे थे, हमें अर्ली इन द मॉर्निंग एक डिलीवरी करनी थी, इट वाज इन थाउजेंड्स। अब आपको पता है समोसे का सारा प्रेप पहले होता है, लास्ट स्टेप होता है उसको फ्राई करना। जब हम लास्ट स्टेप उसको फ्राई करने के लिए उसको डाला फ्रायर में, इमीडिएटली सारे समोसा खुल गए। ओके एंड सारा का सारा मेहनत खराब। तो एंड वी आर टॉकिंग अबाउट थाउजेंड्स, ओके, तो इट वाज वेरी इनिशियल डेज, ठीक है। तो उसमें बहुत एकदम से कंसर्न आया, हम फटाफट से फैक्ट्री में पहुंचे, अर्ली इन द मॉर्निंग था कि क्या करें, क्या ट्रबल शूट करें। अब ऑटोमेटिकली अब वो प्रॉब्लम हुई है, चैलेंज आया है, अब मेरा सबसे पहले दिमाग ये चला क्लाइंट को कैसे मैनेज करूँ, अब उसको ऑर्डर टाइम पे नहीं मिलेगा, हाउ डू आई मेक श्योर कि क्लाइंट को मैं भेजूँ और वो क्लाइंट को साबोटाज कर सके, बचा सके। ऑन द अदर हैंड SV का दिमाग हमेशा इस साइड में चला कि गलत क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, प्रॉब्लम हुई क्या कि दोबारा ये प्रॉब्लम ना हो। अब देखा जाए तो हम दोनों का थॉट प्रोसेस अपनी अपनी जगह सही है, बट ऐसी जब प्रॉब्लम्स होती हैं हम दोनों आपस में एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। बिकॉज मैं बोलूँगी क्लाइंट की हील से वेट फर्स्ट, दैट इज़ इंपॉर्टेंट कि आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम हुई कहाँ। तो इसीलिए हम अपने अपने उस पर एक्ट करने लग जाते हैं। मैंने क्लाइंट से बात करी, उसको मैनेज किया, एंड ऑब्वियसली हमने उसको बहुत सारे डिफरेंट समोसास भेजे, और मैंने उसको बोला आज आपके लिए एक अलग टाइप की ट्रिक है, आज हम आपके लिए हज़ारों समोसा भेज रहे हैं, कोई आलू होगा, कोई पनीर होगा, क्योंकि मेरे पास जो भी पुरानी वैरायटी जो रखी हुई थी उसी को हमने फ्राई किया जो बाकी ऑर्डर्स के लिए था। और उसको बोला आपको एक तरीके से एक एम्प्लॉयज़ को एक मज़ा आएगा कि अरे वाह मुझे आज आलू मिला, मुझे पनीर मिला। हाँ। तो क्लाइंट भी खुश हो गया, अरे तो बड़ा अच्छा इंसेंटिव है, अच्छा लगेगा, टीम को मज़ा आएगा। तो हमने उसको मैनेज किया। ऑन द अदर हैंड ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन कि गलत क्या हुआ, एक एक चीज़ को बैक ट्रैक करके, और ये एंड क्या गलत हुआ था। इट वॉज अ वेरी स्मॉल थिंग कि आज हम जिससे मैदा लेते थे उसने हमारे मैदा का जो वेंडर था उसने मैदा की क्वालिटी को थोड़ा सा मतलब ब्रांड को बदल दिया था। मतलब ये समझ लीजिए आप आशीर्वाद लेते हो, आपको उसने टाटा दे दिया। अच्छा। दोनों अच्छे मैदा हैं बट हर ब्रांड की पोरोसिटी, उसकी थिकनेस, उसका मॉइस्चर कंटेंट, उसका सब कुछ डिफरेंट होता है बेसिकली। वही बात है ना, जब छोटे स्केल पे जब चीज़ बनती है तो इन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता। हाँ। आज हम किचन में अगर बनाएंगे समोसा, आज मैं कोई भी आटा लेके बना लूँ बन जाएगा, बट जब लार्ज स्केल पे कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर स्टैंडर्ड अगर थोड़ा सा भी गलत होता है तो प्रॉब्लम ऐसी आने का स्कोप हमेशा रहता है। तो इसीलिए स्टैंडर्डाइजेशन और ये छोटे छोटे चैलेंजेस हर स्टेज पे आते हैं, और हर स्टेज पे अलग लेवल के चैलेंजेस हैं। छोटे लेवल पे जब हमने R&D करी तब ये चैलेंज नहीं आया, जब बड़ा स्केल अप किया तब आया। तो लर्निंग करके हर एक ब्रांड का फिक्स करना, आज की डेट में हमारी इतनी स्टैंडर्डाइजेशन है कि हमारे अगर मतलब सॉल्ट का ब्रांड, ये ब्रांड, एवरीथिंग इज फिक्स्ड, वी कांट चेंज इट। और ऑल्सो अभी जैसे आप इंडियन मार्केट देखें, पहले तो सिर्फ बर्गर, पिज्जा इन सब के ब्रांड बनते थे, अब हम देख रहे हैं कि बिरयानी बहुत बड़ा प्लेयर बन गया। मतलब बिरयानी तो अब मुझे लगता है कि बर्गर पिज्जा के साथ ही कम्पीट कर रहा है या उसको आगे जा रहा है। अब जैसे कि आप समोसा में भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो बहुत बड़े फूड एंटरप्रेन्योर्स मतलब इस फील्ड में काफ़ी आना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से और फूड वाले फील्ड में ऑप्शंस हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स लुक कर सकते हैं जिसमें पोटेंशियल आगे है? इंडियन अगर हम अपनी ही क्यूजीन्स को देखेंगे, उसी के अंदर ही मुझे लगता है बहुत सारा स्कोप है कि इसको हम बड़ा बना सकते हैं। जस्ट एग्जांपल के तौर पे अभी जैसे पराठा है, दुनिया खाती है पराठा, तो पराठा एक ऐसा प्रोडक्ट है और कर भी रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टार्टअप्स नहीं है, स्टार्टअप्स
पराठे को लेकर भी बड़ा बना रहे हैं कि पराठे, आलू पराठा, ये पराठा, वो पराठा। इसी तरीके से अपना साउथ इंडियन में तो है ही, साउथ इंडियन में आप देखो डोसा एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, वड़ा पाव अपने आप में जैसे गोली वड़ा पाव ने किया है, कुलचा वीकेंड, कुलचा इज अ वेरी गुड कुलचा जो हम यूज करते हैं। मेरे हिसाब से तो भाई आप अगर किसी को कुछ करना है चांदनी चौक पे चले जाओ, वहाँ पे मिल जाएगा आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जिसका स्कोप बहुत बड़ा होगा। जैसे आप SBI के बाहर आपको पता चला कि समोसा की डिमांड है, चांदनी चौक चले जाओ कि और क्या चीजें मतलब इंडियन फूड में अपने आप में देखिए, मैं एक और पर्सनल वो बताती हूँ, हमारे बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जिसमें से कुछ हमारे MNC क्लाइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्थ को फोकस करते हैं, ठीक है। उनको था कि सब कुछ हेल्थ सेंट्रिक होना चाहिए, तो उन्होंने हमारे समोसा का टेस्टिंग कराया, और वैसे भी हमारे समोसा बहुत लो ऑन ऑयल है बिकॉज ऑफ दैट एनक्रस्टेड शेप एंड ऑटोमेशन। तो जब उन्होंने टेस्टिंग कराया एंड वी ऑल्सो गॉट इट वैलिडेटेड, हमारे समोसा में 54% लेस फैट है दैन द रेगुलर समोसाज एंड 40% लेस कैलोरीज हैं, जबकि वो फ्राइड है। बट जस्ट बिकॉज वो समोसे का क्रस्ट हमारा प्रोसेस इस तरीके से है और हमारी शेप थोड़ा कोनिकल ना होके इट्स अ ट्रायंगल शेप, तो वो एनक्रस्टेड शेप की वजह से मॉइस्ट फिलिंग भी रहती है और ऑयल जो है सरफेस फ्लोट होता है, मतलब समोसा सरफेस फ्लोट्स ऑन ऑयल, तो ऑयल एज अ कुकिंग मीडियम बहुत ज़्यादा अंदर उसके नहीं रहता, तो इट स्टेज लेस ग्रीसी, लाइटर। तो जब ये सारा हुआ तो उन्होंने बोला नहीं, वी वांट टू प्रमोट हेल्थ, तो आप हमें बेक्ड समोसा दो। तो they did a survey in the company, nobody wanted the baked samosas. Then finally जब हमारी टेस्टिंग रिपोर्ट्स आई, everybody was happy कि चलो इट्स फ्राइड समोसाज आप करिए। और हमने ना बड़ा दे टोल्ड अस कि आप ना अपनी पैकेजिंग पे बड़ा बड़ा लिख दो 56% लेस फैट। तो मैंने बोला नहीं, इट्स नॉट अ गुड आइडिया, आप मत लिखवाइए, क्योंकि है ये लो ग्रीसी, डोंट हाईलाइट इट। दे सेड नो, हाईलाइट इट। I did it, highlighted. मेरी एक्चुअली सेल 56% ड्रॉप कर गई बिकॉज इंडियन परसेप्शन एंड पीपल व्हेन दे वांट टू इंडल्ज इनटू प्रोडक्ट्स लाइक समोसा, गुलाब जामुन, जलेबी, दे वांट टू डू इट फॉर द टेस्ट। जैसे ही उन्होंने पढ़ा 56% लेस फैट, उनको लगा, रजिस्टर क्या हुआ माइंड में, 56% लेस टेस्टी। करेक्ट। तो इसीलिए हमारे प्रोडक्ट्स हमेशा से ही फ्राइड है। वी आर 100% इंडल्जेंट ब्रांड, बट येस, फ्राइड का मतलब ये नहीं है कि आप समोसा ले रहे हो तो उसमें से तेल टपक रहा है ना, वो तरीके से नहीं हुआ, यानी कि तो वो एसोसिएटेड हैवीनेस और ग्रीसीनेस नहीं है। वी डोंट ऐड टेस्ट मेकर्स, वी डोंट ऐड वो जो बहुत सारे मसाले, क्योंकि खाने में एक बार अच्छा लगा बट उसके बाद इफ योर आफ्टर अगर आपको फीलिंग अच्छी नहीं है तो आप मेरे कभी रेगुलर कस्टमर बन ही नहीं सकते। तो इसीलिए इवन ड्यूरिंग कोविड एंड एवरीथिंग हमने सब कुछ इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा है। एंड क्या अभी समोसा प्रॉफिटेबल है? और दूसरा सवाल ये भी कि आपने यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करी, तो बहुत लोग बोलते हैं कि जैसे कि आप फूड डिलीवरी पे डिपेंडेंट होते हैं, स्विगी जोमेटो, इनके कमीशन काफ़ी होते हैं, उस पर भी फिर प्रमोशन ही लगता है, तो क्या ये प्रॉफिटेबल हो पाता है स्विगी जोमेटो में, या फिर किस तरीके से फिर आप प्रॉफिट करते हो? देखिए, टफ तो है, क्योंकि एक तरीके से 30% जो आपका बिजनेस का है वो स्विगी जोमेटो ले जाते हैं, और ये छोटा अमाउंट नहीं है किसी भी आज नए स्टार्टअप के लिए। तो हमें भी चैलेंजेस आए शुरू में, हमारे को भी बचाना मुश्किल होता था, तो बट हमने कुछ एक कॉन्शियस डिसीजन लिए अपनी कंपनी में, क्योंकि अब हम ये तो नहीं कर सकते ना कि आज स्विगी जोमेटो मेरे पास आएगा कि ठीक है 30 की जगह मैं 35% कमीशन कर रहा हूँ, तो हम ये नहीं कर सकते ना कि हमने भी चलो उसी के आज मैं 100 रुपये का, अगर मैं 50 का समोसा बेच रहा हूँ मैं 100 का बेच देता हूँ, कस्टमर जाएगा, क्योंकि हर प्रोडक्ट की एक वैल्यू एसोसिएटेड रहती है। आज समोसा 1000 रुपए का नहीं बिक सकता, लेकिन पिज्जा और बिरयानी बिकते हैं, तो उसको भी माइंड में रखना पड़ता है। और हमारा प्रोडक्ट है स्मॉल, उसके अंदर इतना बड़ा मार्जिन नहीं निकल पाता, तो उसके लिए हमारे को थोड़े स्मार्ट वेज अडॉप्ट करने पड़ते हैं पैकेजिंग के अंदर, या किस तरीके से अपनी वही जो मैं बता रहा था, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग के हर स्क्वायर फीट को यूटिलाइज करके उसकी कॉस्ट कैसे कम करी जाए। और क्योंकि बहुत इसमें हम इंग्रेडिएंट्स को भी वी कांट कॉम्प्रोमाइज के आज मैं ठीक है मैं सस्ता वाला डाल दूं, फिर क्वालिटी गिर ऐसा कुछ दो ही ना जो आप खुद भी ना खा सको। तो इनफैक्ट हमारी क्वालिटी के लिए तो हमें बड़े बड़े से क्लाइंट्स भी हमारे उसके लिए बहुत वो करते हैं, हमारी जो क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल्स और जो भी हम यूज करते हैं उसमें हमने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो मेनली चेक पॉइंट्स जरूरी हैं किसी भी बिजनेस को प्रॉफिटेबल करने में, जैसे कि वेस्टेजेस नहीं होनी चाहिए, सप्लाई चेन जब हम कर रहे हैं इफेक्टिव वे में होना चाहिए। ऑपरेशंस, मान लो एक मेरा स्टोर रन कर रहा है तो वो ऑपरेशनली साउंड होना चाहिए कि वहाँ पे फालतू का खर्चा नहीं हो रहा है। मान लो आज मेरा, सिर्फ एग्जांपल देता हूँ कि मेरा एक दिन के अंदर
आज 12 घंटे अगर मेरा स्टोर ओपन है, ऐसा तो नहीं है कि 12 के 12 घंटे तुम्हारे पास लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर आता नहीं आता है, ठीक है। उसमें कुछ एक पीक जोन्स होते हैं जिसके अंदर पीक होता है, फिर उसके बाद स्टेबल होता है। तो हाउ कैन यू सेव कि अपनी थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हो उस टाइम पीरियड में, और कैसे क्या क्या सेविंग्स कर सकते हो। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर एक बड़ा अच्छा एक प्ले बुक बन जाता है जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी निकल ला सकती सकते हो। है। तो आपके आंसर के लिए यस, आज हमारा सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो हमारी पॉजिटिव यूनिट इकोनॉमिक्स है, और उसका सबसे बड़ा वजह यही है कि हमारी खुद की स्केलेबल एंड ऑटोमेशन। आज भी अगर मैं खुद भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही होती लेकिन मैनुअली कर रही हूँ, बाकी जैसे काफ़ी लोग करते हैं मैनुअली, तो उसमें फिर वो मार्जिन ही नहीं होगा, क्योंकि आपको उतना ही मैन पावर पे डालना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, अगर आप किसी और से बनवाओगे, फिर अपने ब्रांड से बेचोगे, वो भी स्विगी जोमेटो पे थोड़ा डिस्काउंट भी दोगे, तो आप नहीं बना सकते प्रॉफिट। तो वो टफ है। तो ऑपरेशंस को लीन करो अपने, वही एक तुम मतलब ब्रांड के हाथ में है कि लीन ऑपरेशन रखो, खर्चा कम से कम करोगे तो निकल आएगा। हर जगह लोग 1 या 2 या 3 या 4 एम्प्लॉयज रखते हैं, हम 1.5 एम्प्लॉयज रखते हैं। हमारी कुछ एक लोकेशंस पे पार्ट टाइमर्स हैं, क्योंकि जैसे एसवी ने बोला कि आज आपको मेरा सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं दोपहर के 3 बजे से रात के 8 बजे तक, राइट। सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स इस टाइम पे आते हैं। उस टाइम पे मुझे 2 लोग चाहिए ही चाहिए, 2 या 3 चाहिए। तो वो पार्ट टाइमर्स कुछ एक आते हैं, तो ये दिन में कॉलेज में पढ़ते हैं, रात को हमारे पास आते हैं, ऐसे भी है। तो इट्स मतलब म्यूचुअली हाँ एक तरीका निकालना पड़ता है। मतलब एक कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि विच कैन सब पे अप्लाई हो जाए। एक स्टैंडर्ड रूल सिर्फ यही हो सकता है कि लीन ऑपरेशन अगर हर इंसान करेगा अपने बिजनेस में तो डेफिनेटली वो बचेगा ही। एंड जब आपने ये ब्रांड शुरू किया था जॉब वॉब छोड़ के, आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी अप्रोक्स लगी थी? इनिशियली तो हमारा जितना भी हमने पैसा लिया था अपनी खुद की सेविंग से लिया था। तो इनिशियली हमने अपना एक बहुत छोटे से ही शुरू किया, कोई पहले दिन बहुत बड़ा नहीं। इनफैक्ट हमने बहुत रिसर्च करी, बहुत R&D करी। तो शुरू में तो हमने सिर्फ एक 300 स्क्वायर फीट की छोटी सी 150 स्क्वायर फीट का एक पीछे बैक एंड किचन लिया, और एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक सिटी में ही हमने स्टार्ट करा। तो वहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप का सेटअप किया था। तो आई थिंक अराउंड 8 से 10 लाख रुपए इनिशियली लगा था। और हमारी जो टीम थी उस टाइम पे, हमने अपना एक कुक लिए थे और उसके साथ थोड़े बहुत हेल्पर्स थे। आज वो जो कुक हैं वो अभी आज भी हमारे साथ हैं, लेकिन बस फ़र्क ये है कि आज वो कुक नहीं है, आज वो मेरे ओवरऑल प्रोडक्शन के हेड हैं। ही इज़ द प्रोडक्शन मैनेजर, एंड पूरा उन्होंने हमारे साथ ग्रो किया है। ज्वाइन एज अ कुक किया था, बट बिकॉज ऑफ हिज केपेबिलिटी और एक ओनरशिप, नाउ एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट वो तो अब एक तरीके से पार्टनर्स हैं। तो हमारी टीम, एक और पॉइंट बोलना चाहूँगी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिए पावर ऑफ टीम। चाहे ऑपरेशंस को लीन रखिए, डोंट एक दिन में ही आपको एक साथ मतलब 50 लोग नहीं चाहिए कंपनी में। धीरे धीरे कम से शुरू करो, बट उनको ऐसी टीम लो जो एक्चुअली आपके पिलर्स बन के आपके साथ ग्रो करें। तो अभी आपके जैसे आपने बोला 8 सिटीज हैं, तो टोटल कितने क्लाउड किचन या आउटलेट्स हैं? 50। तो अभी आपने एक चीज़ ये भी बोला कि आपने एक तो तरीका हाँ है कि SBI के आजू बाजू आपने खोल देंगे, बट ऑफ कोर्स उसके ऊपर भी आपने काफी रिसर्च करी। नो SBI कभी भी हमारा मतलब क्लाउड किचन्स के लिए ऑफ कोर्स हाँ, बट एक्चुअली आप 50 कर रहे हैं तो काफी आपने रिसर्च भी करी। बिल्कुल। सही जगह अगर आप नहीं खोलेंगे तो आपका पोटेंशियल कितना भी नहीं अच्छा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यहीं वो पर बहुत ही जरूरी है। बट वो करते कैसे हैं? मतलब यही पे नहीं प्लीज। हाँ, तो उसके लिए हमने क्या किया है, हमने एक अपना इंटरनल, जैसे हमारा एक अच्छा रिसोर्स है एम्प्लॉई जो जिस टेक बैकग्राउंड से ही, तो हमने एक अपना खुद का एल्गोरिदम भी डेवलप करा। तो वो क्या बताएगा कि वो पूरा डेमोग्राफ का आपका एरिया का एनालिसिस करेगा। किसी भी नई सिटीज़ में हम जाते हैं, जैसे बॉम्बे एंट्री करी हमने, तो हमें पता नहीं है कहाँ खोलें कैसा खोलें, क्योंकि हमें 2-3 एंगल देखने पड़ते हैं। सबसे पहला तो कि कंज्यूमर बेस होना चाहिए जो ऑनलाइन डिलीवरीज होती हैं। आज 2 टाइप की मार्केट है। एक होती है जहाँ पर वॉक-इन्स ज़्यादा होते हैं, जैसे कि शॉपिंग मार्केट्स हो गए, मॉल्स हो गए, जैसे दिल्ली का कोई भी लगा लो, जैसे मान लो चांदनी चौकी में अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, तो CP, तो वहाँ पे रहने वाले लोग तो कम हैं, आके खाने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे ऑनलाइन डिलीवरी ज़्यादा नहीं होगी। बट वहाँ पे वैसे सेल ज़्यादा हो जाती है कि लोग कस्टमर आकर तुम्हारे स्टोर पे आके खाता है। तो हमारे लिए एक प्राइम ये था, अभी हम क्लाउड किचन करेंगे तो ऑनलाइन डिलीवरी ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा क्योंकि यूनिट इकोनॉमिक्स को भी देखना पड़ता है कि हमारा रेंटल्स कितने हम अफोर्ड कर सकते हैं, और तो ये 2-3 एक्सपेक्ट को देख के फिर हमने डेमोग्राफ एनालिसिस करा कि वहाँ पे स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कितने हैं,
अपार्टमेंट्स कितने हैं, इनकम क्या है लोगों की, कोई टोल रोड तो नहीं है, टोल वो रोड्स dead तो road नहीं है हो। बिटवीन, क्योंकि टोल रोड्स बीच में आ जाएंगी तो वो वाला सर्विसेबल नहीं होगा एरिया। अब मान लो कि वी हैव एक हाईवे बीच में है, इधर एक एरिया इधर एक एरिया, अगर हम यहाँ खोलते हैं तो वो डेड हो गया। कितनी बार टोल एग्जैक्टली, करेक्ट। तो ये वहाँ सारे जाएगा नहीं। एस्पेक्ट्स तो ये देख सारे देखने पड़ते हैं, और इसका एल्गोरिदम बना के फिर हम ये सारा इनपुट पैरामीटर्स डालते हैं इसके, रिसर्च करके। और ये भी देखते हैं कि कंपीटिंग और वहाँ पे जो ऑलरेडी ब्रांड्स हैं, जैसे मान लो डोमिनोज जो सबसे बड़ा आज की डेट में चेन है इंडिया के अंदर, तो वो जैसे हम देख लेते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बड़े जो चेन्स हैं वो कितने वहाँ पे प्रेजेंट है और उनकी कितनी ऑनलाइन डिलीवरीज होती हैं। वो थोड़ा बहुत हमारे को डेटा हमें स्काउट करना पड़ता है, तो वो मिल जाता है। तो ये सारे पैरामीटर्स डाल के हमारे को एक स्कोरिंग मिलती है लोकेशन की। हमारी बेंचमार्किंग है कि ये वाली स्कोरिंग है तो वो ए ग्रेड का है कि वो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा, बी है, सी है, डी ऐसा है कि जो हम सोच नहीं सकते। तो वो स्कोरिंग जैसी आते हैं हमें पता चल जाता है कि ये एरिया अच्छा है। फिर हम क्या करते हैं, फर्दर डीप डाउन करके उसका लैट लॉन्ग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएगा हमें। तो फिर हमारी टीम बस उसके 100 मीटर के रेडियस में वहां खोल देती है। तो उससे क्या हो जाएगा कि हमारा पहले दिन से ही हमें पता है कि हमारा स्कोप, हमें वो टेंशन नहीं लेनी कि ऑर्डर आएगा नहीं आएगा, ऑर्डर उस एरिया में आ रहा है। इनफैक्ट जब हमारी टीम ने मिलकर एंड मतलब लाइक आई सेड, सी आज हमारी टीम हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट है। तो जब हमारी कोर टीम ने एंड शिखर ने हम सब मिलकर जब ये एल्गोरिदम बनाया और उसने हमें हेल्प किया इसको आइडेंटिफाई करने में, हम ग्रो कर पाए। अभी कुछ टाइम पहले हमारे पास ऐसी रियल कंपनीज हैं जो अब ये सब कर रही हैं, बट उनका टूल क्या है ना, स्टैंडर्डाइज नहीं है वो, मतलब सॉरी कंसिस्टेंट टूल है, सबके लिए है। ये वाली एल्गोरिदम हमारे लिए अपनी कस्टमाइज्ड है। बनाया। तो आई थिंक एक बडिंग एंटरप्रेन्योर के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कहाँ कहाँ पे वो अपने लूज एंड्स को ट्रिम करे। जो चीज़ आप एक अच्छी टीम के साथ एक चैलेंजेस के टाइम में, स्ट्रगल के टाइम में अगर आप खुद इन हाउस बना सकते हैं, कर सकते हैं, तो उसको लेवरेज करना चाहिए। आज हमारी फैक्ट्री के अंदर जो भी हम सामान बेचते हैं, हम समोसा बेचते हैं, समोसे चाट बेचते हैं, चाट के अंदर चटनियाँ डलती हैं, उसमें छोले डलते हैं, एवरीथिंग एक एक चीज़ हम अपनी फैक्ट्री में हम अपनी खुद बनाते हैं। आई थिंक क्वालिटी कंट्रोल सब कुछ खुद बनाते हैं, कुछ बाहर से नहीं। कोविड से पहले चीजें अलग थी, सब बाहर से लेते थे, बट अभी चीजें क्वालिटी कंट्रोल के साथ साथ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो जाती है कि आज अगर मैन्युफैक्चरिंग है किसी के पास तो एक ही चीज क्यों, सब कुछ बना सकता है, सब कुछ बनाइए। और आई थिंक पुराने जो बिजनेस प्लेयर थे, जो ट्रेडिशनल प्लेयर्स थे, उनका यही माइंडसेट होता था हमेशा से कि वो पूरा यूटिलाइज करते थे अपने, चाहे एक एक स्क्वायर फीट को भी वो जब तक उसका वैल्यू नहीं निकलता उसको छोड़ते नहीं थे। और हमारे जो तभी उन लोगों ने प्रॉफिटेबल बिजनेसेस बनाए हैं जो अब लोग बना नहीं पा रहे हैं। उसी का रीजन यही है कि यूटिलाइजेशन पूरी नहीं हो रही है रिसोर्सेज। तो इसी वजह से हमारा कोविड के टाइम पे जो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज आया विच वाज बिजनेस जीरो। चैलेंज ये नहीं था कि बिजनेस कम हुआ, इट वाज लाइक बिजनेस जीरो। हमने उस जीरो को पिवट किया, ग्रो किया, स्केल किया, और वो भी बिना किसी ज़्यादा उसके, और अब हमारी मतलब और कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ और भी ज़्यादा लेकर जाते रहे। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। और यस, प्रोडक्शन के लिए नहीं तो आज जॉब्स भी जा सकती थी हमारी कंपनी में, बाकी लोगों के साथ हुआ ये सब, बट हम नहीं कर, मतलब हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमारी एक एक चीज़ हम खुद कर रहे थे। और जब मैं रिसर्च कर रहा था मैंने ये भी पढ़ा कि आप जॉब कर रहे थे, फिर आपने घर ले लिया, बट जब आपने बिजनेस शुरू किया फिर अचानक 1 या 2 दिन कुछ ही टाइम आप रुके थे और घर बेच दिया। मतलब घर तो ऐसे कि सबसे बड़ा एसेट होता है यंग फैमिलीज का, तो वो डिसीजन कैसे लिया? मतलब ऐसा, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन है, तो उसके पीछे थिंकिंग क्या थी? और लगा नहीं कि यार कोई और तरीका ढूंढते हैं? थिंकिंग थी नहीं, दिल से अपने आप आया, क्योंकि उस टाइम हमने समोसा सिंह को जस्ट शुरू ही किया था कुछ महीनों पहले, और बहुत ही बड़ा ऑर्डर आया, जैसे मैंने आपको बताया हमारा फर्स्ट बिग क्लाइंट, और वो एक गेम चेंजर होना था क्योंकि हर कोई चांस नहीं दे रहा था, वो एक फर्स्ट था। और वो फर्स्ट क्लाइंट के लिए हमें एक छोटी किचन से बड़ी किचन में जाना ही था, पैसा बड़ा लगना ही था। हमने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी। यस, हम इन्वेस्टर्स की वेट कर सकते थे, बट उस वेट करने के चक्कर में लूज हो जाता क्लाइंट। वो क्लाइंट मतलब हाँ, आज हमारे पास टाइम लिमिटेड था, हमें एक्ट करना है तो आज ही करना है। आई मीन आप वेट तो हमारे को इजीएस्ट वही दिख रहा था कि जहाँ पे आए हैं, ठीक है, अभी तो आए ही हैं, ठीक है, अभी अटैचमेंट तो नहीं है, ठीक है, तो निकाल दो। और अर्नब, इस चीज पे टू बी ऑनेस्ट हमारा ना कभी कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं। मतलब हमें याद है हम अपना बालकनी में आराम से बैठे थे, खड़े थे, सोच रहे थे, और मेरे मन में स्पॉन्टेनियस ही आइडिया आया, शिखर के मन में भी स्पॉन्टेनियस ही आइडिया आया, और एक दूसरे मतलब
आई डोंट थिंक इस पे कोई डिस्कशन हुई. इट वॉज लाइक ऑटोमेटिकली कि वी नीड मनी, वी डोंट वॉन्ट टू वेट, समोसा सिंह इज ग्रोइंग, इट्स क्रिटिकल, ये क्लाइंट हमें चाहिए है, इट विल बी अ गेम चेंजर. एंड बस ये भी नहीं याद किसने पहले बोला, बस आई थिंक बट आई थिंक 80 लाख का घर था और जो भी था बस ऑन द स्पॉट हमने सोचा करते हैं. और जैसे होता है ना कि व्हेन यू रियली वांट समथिंग, पूरा कॉन्स्पायर होके यूनिवर्स तुम्हें हेल्प करता है. कोई मैजिक ब्रिक्स, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं. हमने एक कहीं पे लिस्टिंग डाली, अगले ही दिन जेन्युइन बायर्स, दे लव्ड इट, क्योंकि हमने बहुत प्यार से घर बनाया था. एंटर किया, अच्छा लगा, 2 दिन के अंदर हमने डील करी. उसी मनी को फटाफट से फैक्ट्री में डाला और हमारी 400 स्क्वायर फीट की किचन 1500 स्क्वायर फीट की एक पहली फैक्ट्री, छोटी सी एक शेड फैक्ट्री में सेटअप हुआ. एंड येस, वी वर एबल टू गेट दैट क्लाइंट ऑल्सो उसके 1 हफ्ते बाद. तो वो थोड़ा टफ था. तब पहली बार थोड़ा डर लगा कि घर चला गया, क्लाइंट नहीं आया, बट ठीक है. अभी जैसे कि ऑलमोस्ट आपको 6 इयर्स हो गए ये बिजनेस चलाते हुए, तो आपने ऐसी क्या गलतियां करी जो कि आप अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स को बोलेंगे कि सजेस्ट करेंगे ना करें? मे बी आपको तब पता नहीं था, अब आपकी लर्निंग हुई है वो. जी, सबसे बड़ी लर्निंग यही है कि आजकल जो अभी जैसे जिसकी वजह से बहुत सारे स्टार्टअप्स बंद भी हुए हैं पास्ट में और फ्यूचर में भी प्रॉब्लमेटिक स्टेज में है, वो है कि अभी इस टाइम हम जब से स्टार्टअप का कल्चर शुरू हुआ है कि लोगों ने सिर्फ अपने ऊपर पे ध्यान दिया है कि ऊपर टॉप लाइन करते जाओ, सेल बढ़ाते जाओ, नीचे जो हो रहा है होने दो. कि मतलब मान लो आज 1 करोड़ की सेल कर रहे हो तो 1 करोड़ का खर्चा भी हो रहा है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. नेट में कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं से ज्यादा जा रहा है कि 1 करोड़ की सेल लाने के लिए तुम 2 करोड़ का खर्चा कर रहे हो, तो 1 करोड़ तुम उड़ा रहे हो एक तरीके से. तो वो वाला सबसे पहला तो माइंडसेट सबको मेरे हिसाब से हटा देना चाहिए कि ऊपर ठीक है इंपॉर्टेंट है एक टू सर्टेन लेवल ग्रोथ, पर नीचे अगर ग्रोथ नहीं होगी तो फिर वो बिजनेस बनेगा ही नहीं. देन इट्स नॉट अ बिजनेस, फिर तो एक तरीके से तुम बस पैसा बर्न कर रहे हो. वो जो बोलते हैं ना कैश बर्न, एक्चुअली द टर्मिनोलॉजी इफ यू इसको देखोगे, कैश बर्न एक्चुअल में नोट जलाया जा रहा है. आप आज इसको फैंसी वर्ड में कैश बर्न बोल रहे हो, बट एक्चुअल में तो यही है ना कि गड्डी रख के उस पर आग लगा दो, तो वो भी वही बात हुई, राइट. तो वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आज की डेट में. आई थिंक उस चीज को सॉल्व करना चाहिए हर किसी को. वो बहुत लोगों ने सीख लिया, जिन्होंने सीख लिया वो राइट ट्रैक पे आ गए हैं, वो बिजनेस बना पा रहे हैं, चला पा रहे हैं. बट जो नहीं सीख रहे हैं और जो नहीं ध्यान दे रहे हैं वो फिर आज नहीं तो कल इस लूप में फंस जाएंगे कभी ना कभी. और ये जैसे कि आप फूड बिजनेस वन ऑफ द टफेस्ट इंडस्ट्री है. बताया जाता है कि अराउंड 80 to 90% जो फूड स्टार्ट होते हैं वो ब्रांड्स एक पहले साल ही फेल हो जाते हैं. तो इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? नॉर्मली क्या करता है कि अगर कोई फूड एंटरप्रेन्योर आ रहा है, बोला कि यार मैं खाना अच्छा बनाता हूँ तो मैं फूड के बिजनेस में आ सकता हूँ. बट आपको क्या लगता है कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है अगर वो एक फूड का स्टार्टअप खोल रहा है? सबसे पहले तो कि अगर फूड का स्टार्टअप है, सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने खुद ऐसा बैंगलोर में देखा है. इतने जब हम यहाँ आए बहुत सारे अच्छे फूड के स्टार्टअप थे जो एक अच्छे शेफ बनाते थे, कुक बनाते थे. बट अगर आप उसको स्केल नहीं कर पाओगे ना तो आप उसको एक बिजनेस नहीं बना सकते. देखिए, अगर आपको एक शेफ को एक रेस्टोरेंट में बैठकर ही एक रन करना है तो बढ़िया, नो प्रॉब्लम. फिर तो वो 1 साल क्या, वो सालों साल चलेगा, क्योंकि वो जो बना रहा है वही बेच रहा है और इट्स गुड. लेकिन अगर आपका उसी को ही आपको 10 जगह और खोलना है तो 10 जगह आपको ये ज़रूरी नहीं है कि वही एक शेफ़ आपको हर जगह मिले. तो फिर क्या है, कस्टमर की वो बदल जाती है. नहीं यार, मैं BTM वाले उसमें गया था तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, JP नगर वाले में या कोरोमंगला वाले में तो बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस है. जैसे जैसे ये चीज़ें आने लग जाती है ना, आपका ब्रांड धीरे धीरे डाउनफॉल शुरू हो जाता है. तो सबसे पहले किसी भी फूड, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फूड का एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट. आज आप एक छोटे लेवल पे कुछ भी बना रहे हो वो हमेशा अच्छा बनेगा. जब आप उसको स्केल कर रहे हो, उसको जगह जगह पे लेकर जा रहे हो, एक कंसिस्टेंट क्वालिटी रखना मेरे हिसाब से किसी भी फूड स्टार्टअप के लिए सुपर क्रिटिकल है. तो दैट डेफिनेटली ये एक नॉन नेगोशिएबल एस्पेक्ट है एक सक्सेस के लिए. एंड एक ये भी था कि जैसे आप एज अ कपल काम करते हैं तो इसमें प्रोज क्या होते हैं, कॉन्स क्या होते हैं? मतलब यूजुअली एक बंदा स्टार्टअप कर रहा होता है, दूसरा अपना जॉब टाइप्स कर रहा होता है, बट अब हम दोनों कर रहे हैं तो क्या लड़ाइयाँ भी होती है या कैसे डिसीजन मेकिंग? सबसे बड़ा कॉन तो ये है कि एक्चुअली हम सबसे बड़े रिस्क पे हैं. हाँ, क्योंकि सब कुछ भी हमने बिजनेस में डाल रखा है. दोनों एक ही कश्ती में तैर रहे हैं. और जब डालना होता है आप घर भी बेच देते हैं. तो इसीलिए यस, ये सबसे बड़ा कॉन है, रिस्क है. बट नहीं, अपने अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं. देखिए, आई थिंक एडवांटेज तो सबसे बड़ा ये, आपको ट्रस्ट इश्यूज नहीं होते. यू नो दैट द अदर पार्टनर एंड यू आर एक्चुअली एक ही आपका मिशन और विजन है. आपको एक दूसरे के साथ रिवाइज
कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता, ऐसा नहीं है। डिसएडवांटेज ये कहूँगी, हाँ डिसएग्रीमेंट्स होती हैं, और जब बिजनेस टफ होता है तो एक तरीके से आप घर पे भी एज बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, क्योंकि बिजनेस आपसे छूटता नहीं बिजनेस है। रुकता नहीं है, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, बिल्कुल ना, बिजनेस चाहे छुट्टी हो या कुछ चाहे हो। छुट्टी तो हो वो तो त्योहार हो, बिजनेस रुकेगा नहीं बस। तो उसके लिए हमने भी 2-3 साल बहुत स्ट्रगल किया, नहीं समझ में आ रहा था कि भाई कैसे इसको अलग करें बिजनेस को पर्सनल से। छोटी छोटी चीजें होती हैं, रात को अगर हम घर गए हैं तो लैपटॉप को गाड़ी में ही छोड़ दो, मत खोलो, है ना, या रात को एक अलार्म लगा लो कि बस ठीक है 11 बज गए ना, अब ऑफिस की बात नहीं करनी। कोशिश शुरू में तो जब ऐसे होता था तो हम चुप ही हो जाते थे, फिर बात क्या करें क्योंकि 2 साल से सिर्फ बिजनेस। तो यस ये टफ है, बट आई थिंक एडवांटेजेस ज़्यादा दिखते हैं मुझे देन डिसएडवांटेजेस, कि एक कंपैटिबिलिटी है, आप इकट्ठे ग्रो करते हो, आपको बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इट्स फेलियर का डर कम रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट। अच्छा, मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मान लो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, हाँ एक सपोर्ट, क्योंकि पता है कि दोनों एक ही डिसीजन में लाइक पार्टनर है, कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा है, फेलियर से कम डर लगेगा, पता है कि डूबे तो दोनों डूबेंगे, एक की वजह से नहीं होगा प्रॉब्लम। तो वो तो थोड़ा सा कंपैटिबिलिटी बेटर, हमने तो यही देखा है, बट पता नहीं है बाकी सब। और देखिए डिस्कॉर्ड्स होते हैं, हमेशा होते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब हर इंसान के अलग प्रेफरेंस और चॉइस है। ऐसा नहीं होता कि आज मुझे कोई चीज़ पसंद आई है, ही विल आल्सो से दैट, बट एट द एंड ऑफ द डे हमारे बीच में कभी ये नहीं हुआ, एटलीस्ट प्रोफेशनल सेंस में ये नहीं हुआ कि नहीं मैंने कहा है इसीलिए ये होगा। वही होगा जो कंपनी के लिए बेस्ट इंटरेस्ट में है, चाहे वो मेरी डिसीजन हो या एसवी की डिसीजन हो, बट जो उस टाइम पे कंपनी के लिए बेस्ट है, और मोस्टली वो एक ही कंसेंसस ही होती है। एंड ये भी पूछना था कि जब आपने ये सब शुरू किया तब आपकी फैमिलीज का रिएक्शन क्या था, क्योंकि आप दोनों बहुत बढ़िया जॉब करते थे, और अब क्या रिएक्शन है, क्योंकि बहुत बार एंटरप्रेन्योर्स को इनिशियल सपोर्ट मिलता नहीं है फैमिलीज से। नहीं, हमारी फैमिलीज़ डेफिनेटली हम इस मामले में बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमारी फैमिलीज़ हमेशा से ही हमें बहुत सपोर्ट करती है और प्यार करती है, उसमें नो डाउट। बट पहला रिएक्शन, मैं तो बहुत डरी थी, मैं तो अपनी फैमिली में नहीं बताया था। जब समोसा सिंह ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला था और सब कुछ, तो बताया। फर्स्ट रिएक्शन तो सबका यही था कि साइंटिस्ट से सीधा हलवाई। हाँ, वो तो सबसे पहला रिएक्शन यही था हाँ। कि साइंटिस्ट से हलवाई। और उसके बाद सुना, समझा, डांटा, हर तरफ से हमें समझाया। एक ही क्वेश्चन पूछते रहे थे कि क्यों भाई, जरूरत क्या है, क्यों। बट वो क्यों का आंसर हम उन्हें कभी समझा नहीं पाए, क्योंकि वो हमारे अंदर की एक कन्विक्शन है जो शायद दूसरा नहीं समझेगा। तो वो एक था, बट सपोर्ट था। बट एट द सेम टाइम शुरू में तो देखिए वही हलवाई बन जाओगे, क्या कहेंगे सब, लेकिन आई थिंक एक टाइम पे उनको पता था कि अगर हमने कुछ सोचा है तो हम अच्छा ही करेंगे, और सपोर्ट हमेशा था। ये नहीं था कि तुम अब छोड़ दो, अलग हो जाओ, ऐसा नहीं। हमेशा उनकी एक बैकिंग थी, एक स्ट्रॉन्ग बैकिंग और एक सपोर्ट थी। एक ज़रूर हमें दोनों पेरेंट्स ने एक बहुत क्लियर बोला था कि अब अगर ओखली में सर दे दिया है ना, तो अब सांप से क्या डरना। मतलब लिटरली अगर अब तुम चढ़ गए हो ना इस उसमें, तो बस अब कुछ बड़ा करके ही निकलना है कि छोटे पे नहीं। ऑफ कोर्स वो बहुत प्राउड होंगे जिस लेवल पे आप स्केल कर रहे हैं। दे आर हैप्पी। यहाँ पे भी आपने से बोला कि ऑफ कोर्स टीम ग्रो किया एंड धीरे धीरे ऑपरेशन बढ़ा हुआ, बट नॉर्मली ऐसे समोसा और ये सब जो होते हैं वो हलवाई टाइप्स करते हैं, बट आपने फंडिंग लेने का डिसीजन लिया। तो ये जैसे हर एंटरप्रेन्योर को ऐसा लगता है ना कि यार जब मुझे फंडिंग मिलेगी, आइडिया मेरे पास है, जब फंडिंग मिलेगी तभी मैं कंपनी शुरू करूंगा। किन स्टार्टअप्स को फंडिंग लेना चाहिए और किस स्टेज पे लेना चाहिए? ये तो आजकल सब फंडिंग की वेट करते हैं। देखिए प्री लॉन्च या प्री प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट फंडिंग तो कोई आजकल, वैसे आजकल तो माहौल भी चेंज हो गया, ये आजकल एक आने वाले टाइम में मिथ बन जाएगी। तो सबसे पहला तो यही रियलिटी है, एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट टेस्टिंग होनी जरूरी है फर्स्ट। वही जैसे आप बोल रहे थे ना, खुद का एक कन्विंसिंग के, आर यू कन्विंस्ड कि जो तुम कर रहे हो सही है, उसका मार्केट में डिमांड है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, और वो सब कुछ अच्छा है तो ही फंडिंग की तरफ जाना चाहिए। नहीं तो पहले फंड लेके करोगे तो कोई फायदा नहीं है। इन्वेस्टर का प्रेशर भी आएगा, आप फिगर आउट भी नहीं कर पाओगे। उससे ज्यादा क्या होता है कि जब कोई कुछ भी नया तुम स्टार्ट करते हो, उसमें तुम्हें आइडिया नहीं होता कहाँ पे खर्चा हो सकता है, कहाँ नहीं। तो अल्टीमेटली आज तुमने बड़ा फंड उठा लिया, तुम्हारे हाथ खुल गए, तुम फिर सोचते नहीं हो कि मेरे को खर्चा कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, तो गलतियां ज्यादा करते हैं, और पैसा जो आया वो कब चला गया पता भी नहीं चलेगा।
तो हमारे केस में हमने क्या किया था कि जब हमने खुद करा, हमने खुद रन किया, हमने सारे B2B क्लाइंट्स खुद बनाए, सब कुछ करते रहे। जब हमारे पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया, ऑर्डर भी हमने कुछ महीने खुद ही मैनुअली किया, पर जब एक टाइम पे लगा कि मैनुअली नहीं, स्केल ऑटोमेशन करनी है, हमने खुद, शिखर ने खुद प्रोप्राइटरी ऑटोमेशन बनाई, जिसके अंदर कैड इंजीनियर्स की हेल्प से और खुद करके हमें कम से कम 8-10 महीने लगे उसका प्रोटोटाइप रेडी करने में। अब उस ऑटोमेशन को प्रोटोटाइप वर्जन से रियल वर्जन में लाना था, तो वहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। क्लाइंट्स थे, प्रोडक्ट सही चल रहा था, बड़े बड़े B2B ऑर्डर्स थे, सब कुछ रेडी था, अब बस एक ऑटोमेशन लाना था। तो हमने उस स्टेज पे फंडिंग उठाई थी। एंड ऑनेस्टली हमारे लिए फंड रेज करना कभी कोई चैलेंज रहा नहीं। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली हमने एक तरीके से प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट किया, कन्विक्शन राइट था प्रोडक्ट में, कस्टमर सेगमेंट राइट थी, तो ऑटोमेटिकली आपके साथ लाइक माइंडेड पीपल जुड़ ही जाते हैं जो आपको इसमें ग्रो करना चाहते हैं। और हमारे इस टाइम बोर्ड पे आई थिंक वन ऑफ द, खैर मतलब बहुत अच्छे VCs आर ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस जर्नी में। तो राइट टाइम और राइट उसके साथ, मतलब ये नहीं कि मैं अपना पैसा रिस्क पे नहीं लगाऊंगा, औरों का पैसा लूंगा फिर खोलूंगा, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं चल सकता। हाँ, ऑल्सो जैसे कि आप काफ़ी बार बोले कि आपने शुरुआत B2B क्लाइंट से करी, एंड वो बिजनेस आई एम अज्यूमिंग काफ़ी बड़ा भी हो गया होगा, बट फिर अब जैसे हम देख रहे हैं आप क्लाउड किचन खोल रहे हैं, काफ़ी D2C फोकस कर रहे हैं, तो इसका क्या रीज़न है? क्योंकि नॉर्मली अगर आपका अच्छा बिजनेस चल रहा है, आप कोशिश नहीं करेंगे कि यार कुछ बिल्कुल ही अलग करेंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा लगती है। चैलेंजेस जो अभी आपने सबसे बड़ा बोला, आज हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कोविड। अच्छा। कोविड से पहले हमारा B2B यस फ्लरिश कर रहा था। हम इनफैक्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स ऑफ समोसास थे। अभी आपके कितने दिन में समोसा अप्रॉक्स बनते हैं? कितने दिन में? नो सर, एक दिन में कितने? ओ, हम 1-1 लाख बना सकते हैं। वो हमारी कैपेबिलिटी इज ह्यूज। तो हम वन ऑफ द लार्जेस्ट थे और हम बहुत अच्छे से बिजनेस स्केल कर रहा था। टचवुड परफेक्ट टाइम था। एंड वी थॉट कि लोगों को इनफैक्ट चाहिए था कि अगर वो मल्टीप्लेक्स से बाहर खाना चाहें या एयरलाइन से बाहर खाना चाहें, हाउ दे कैन डू। तो हम नई सिटीज़ में अपना छोटा छोटा डिलीवरी पॉड्स भी खोल रहे थे। और इनफैक्ट मैं और शिखर कितनी बार हंस के मजाक में बात भी करते थे, हमने ऐसी 2 इंडस्ट्रीज पिक करी हैं, ट्रैवल, एविएशन मतलब, एंड एंटरटेनमेंट, कि रिसेशन प्रूफ है ना, लोग खाएंगे ही और लोग एंटरटेनमेंट भी देख करेंगे और अपना खाएंगे भी और घूमेंगे। बट कोविड हुआ, 19 मार्च को भारत बंद हुआ, और सबसे पहले क्या बंद हुआ? एयरपोर्ट। दूसरा मल्टीप्लेक्स, सेम दिन मल्टीप्लेक्स, एयरपोर्ट, सब कुछ बंद। मेरा पहला फ्लैगशिप स्टोर जो हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खोला था, अपनी अभी तक की वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट लगाकर, वो प्लेस हमें मिली थी इन बिटवीन सबवे और नंदिनी, एंड वो आई थिंक मतलब हमने 80+ कंपनी से बिड करके वो लोकेशन हमें काफी ज्यादा प्राइस भी पे किया, मतलब प्राइस मोर देन दैट, इट वाज एक पोटेंशियल था उसका। एंड 1 महीना भी वो फुल रन नहीं हुआ, एंड कोविड हैपेंड। तो जब कोविड के अंदर हमारा सारा B2B बंद हुआ, क्योंकि कोई कॉर्पोरेट चल नहीं रहा था, मल्टीप्लेक्सेस 0, एयरलाइंस बंद, एयरपोर्ट बंद। तो जब आपका ओवरनाइट सारा बिजनेस बंद हो जाए, इससे बड़ा चैलेंज क्या होता है? बट हाँ, हमने अपना हार्डेस्ट वर्क किया और हमने इमीडिएटली उसको, जो हमारे ऑनलाइन डिलीवरीज आती रही, हम सिर्फ बेंगलोर में थे, हमने आई थिंक कोविड के टाइम पे रिलैक्स अपना लॉकडाउन फर्स्ट में हमने सबसे मेहनत करी। हमने अपना टेक एस्पेक्ट यूटिलाइज किया, बैठे बैठे जगह को डिफाइन किया कि अगर हम बेंगलोर से बाहर हैदराबाद जाएंगे, कहाँ कहाँ पे हमें ओपन करना चाहिए, डेमोग्राफ बनाया, सब कुछ किया। और जैसे ही लॉकडाउन की रिलैक्सेशंस हुई, फटाफट से एक्सपेंशन शुरू करी। और आज की डेट में हमने जितनी भी एक्सपेंशन करी है, सब पिछले 18 महीने में ड्यूरिंग कोविड करी है। 1 सिटी से हम 8 सिटीज़ में पहुंच पाए हैं। एंड अब जैसे कि धीरे धीरे समोसा सिंह ग्रो भी हो रहा है, बट आप अपने आप को अपस्किल करने के लिए ऐसे, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानने के लिए ऐसे कौन से बुक्स रिकमेंड करेंगे? सबसे पहली रियल टाइम बुक तो यही है, बी 100% हैंड्स ऑन इन योर बिजनेस, हर चीज़ में। आज मेरे को फाइनेंस नहीं आता था, ठीक है, जब हमने बिजनेस शुरू किया था, हमने ऐसे डिपार्टमेंट संभाले, डिवाइड किए थे, मैं सेल्स देखूंगी बस, सेल्स और मार्केटिंग, आप अपना प्रोडक्शन और ये सब देखो, ये करो। कोई बुक, कोई कुछ इससे अच्छा सिखा ही नहीं सकता जितना आप रियल टाइम इनटू द बिजनेस रहते हो। आज की डेट में आई थिंक फाइनेंस हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, सप्लाई चेन हो, इवन ये एल्गोरिदम बनाने का टेक हो, देयर इज नथिंग दैट वी हैव नॉट लर्न्ड या कुछ नहीं। फाउंडर ही शायद एक ऐसा एम्प्लॉय होता है जिसको सारे डिपार्टमेंट आने चाहिए,
एटलीस्ट समझ आने समझ समझ आना आने चाहिए चाहिए। क्योंकि आजकल बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, फाउंडर्स शुरू करते हैं बट वो हर चीज़ के लिए आउटसोर्स कर देते हैं, या बड़े बड़े लोग अपनी कंपनी में ले लेते हैं कि ये मेरा काम नहीं वो करेगा। बट मेरे हिसाब से फाउंडर को पता होना चाहिए कि एक ताकि आपके पास एक हाँ कंट्रोल रहे, control मतलब रहे। समझें आप। अगर आज आप आउटसोर्स भी कर रहे हो किसी से तो अंडरस्टैंड करिए कि उसकी क्या टेक है, क्या नॉलेज है और ये सब। और जहाँ तक रही बुक्स की बात, यस हम वी रीड फ्यू बुक्स, आई मीन मैं ये नहीं कहूँगी अ लॉट ऑफ बुक्स, बट यस वी आर गुड रीडर्स एंड वी रीड, बट मोर देन लर्निंग बुक्स इट्स मोर लाइक बुक्स दैट कीप टेलिंग अस कि हाँ व्हेन देयर आर टफ टाइम्स सबके साथ कीप गोइंग ऑन, लगे रहो। आई थिंक इंस्पिरेशनल एक कोट था विंस्टन चर्चिल का, इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग। हाँ, सो बिकॉज दैट्स व्हाट इट इज, मतलब अप्स एंड डाउन्स लाइफ में चलते रहते हैं, बट हाँ लर्निंग हमारी कंटिन्यूस प्रोसेस है। विद द टीम वी डू अ लॉट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। कोई भी चीज़ आउटसोर्स करने से पहले खुद इन हाउस बनाने के लिए करते हैं सब कुछ। आज मेरे हलवाई जो थे, कुक्स जो थे, सिर्फ समोसा बनाना जानते थे। जब कोविड हुआ हमें पता था कि हम घसीटा राम और ऐसी कुछ एक कंपनी से गुलाब जामुन लेते थे। आज हमारी स्वीट में गुलाब जामुन मूंग दाल हलवा चलता है, ठीक है, और समोसे के साथ लोग खाते हैं समोसा और गुलाब जामुन। शिखर ने सबको एक दिन का टाइम दिया। कोविड जब हुआ प्रोडक्शन में, अब कुछ बाहर से नहीं आएगा, गुलाब जामुन भी खुद बनाओ। सब अरे सर हम तो सब समोसे के हलवाई हैं, हम कहाँ से बना देंगे, बनाओ, अब आई है प्रॉब्लम तो बनाओ। और आज आप हमारे समोसे, अभी आप गुलाब जामुन खाएंगे, आप खा के बताइएगा हमारे। सो यही है, प्रॉब्लम है, सबने सोल्यूशन सीखे, मिलकर आइडेंटिफाई किए और बनाइए। एंड एक चीज़ आप जैसे बहुत फोकस करें टीम पे, बट एक मैं फील करता हूँ कि जब आप स्टार्टअप होते हैं या बहुत छोटे स्केल में होते हैं, अच्छी टीम हायर करना इतना आसान नहीं होता। Yes, yes. आप उनको उतनी सैलरी नहीं दे सकते हो, उनके लिए भी रिस्क है एक छोटा स्टार्टअप। तो वहाँ पे एक अपकमिंग एंटरप्रेन्योर एक अच्छी टीम कैसे बना सकते हैं? मेरे बहुत हिसाब से time तो लगता है। अच्छी टीम कभी भी हायर नहीं होती। टीम अच्छी बनती ही हायर होने के बाद है। हाँ। और वो डिपेंड करता है कि तुम कैसा कंपनी अपना कल्चर डेवलप यस, करते हो। कल्चर वेरी मतलब ट्रू। हम ये नहीं कह सकते कि हमें अच्छा कोई पहले से बना बनाया कुछ मिल जाए, वो कुछ नहीं होता। वो अब मान लो अच्छा भी है ना, वो पुरानी कंपनी में अपना अच्छा था, तुम्हारी कंपनी में तुम्हें बनाना पड़ेगा उसको अपने लिए अच्छा। जैसे कि आज हमारी प्रोडक्शन हमारी कंपनी का एक बैकबोन है, राइट। आज प्रोडक्शन मैनेजर, यस मैं चाहूँ तो बहुत अच्छे से क्वालिफाइड 10-12 साल के एक्सपीरियंस इन ऑपरेशंस, रनिंग फैक्ट्री, नोइंग अबाउट हैसअप, ये वो करके मैं प्रोडक्शन वो लेके आ सकती हूँ। लेकिन जो हमारी एक ट्रस्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी और एक जो ओनरशिप जो आज मेरे प्रोडक्शन उसमें है, जिन्होंने एज अ कुक ज्वाइन किया और आज वो मेरे प्रोडक्शन मैनेजर हैं, उनसे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। तो आज उन्होंने हमें एज अ कुक ज्वाइन किया, लेकिन वो कभी उनका मेंटालिटी या थॉट प्रोसेस एज अ कुक था ही नहीं। इट वाज ऑलवेज लाइक समोसा सिंह मेरी कंपनी है, इस टाइप का उनका थॉट प्रोसेस था। तो इसीलिए हमने उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी ऑफ लर्निंग कंप्यूटर, एक्सेल में डेटा मेंटेन करना, इन्वेंट्री रखना, अपना स्टॉक मैनेज करना, ईमेल्स का वो। और कभी आप, आई थिंक नेक्स्ट टाइम आप उनका इंटरव्यू लीजिएगा, वो ज़्यादा आपको बताएंगे कि किस तरीके से इवॉल्व करते हैं ना स्टार्टअप। और आज वो एक्चुअली हमारे वन ऑफ द पिलर्स हैं। इसी तरीके से एज अ टेक बैकग्राउंड आज जो हमारे CTO टीम है, चीफ टेक्निकल टीम है, वो भी हमने हायर किया ओवर लास्ट 2-3 ईयर्स। एंड उसमें से वन ऑफ द पर्सन जिसने हमें ज्वाइन किया था, ज्वाइंड विद वेरी लेस एक्सपीरियंस, मे बी हार्डली 10 years experience, not even more than that, 5-10 years of experience, but with us from last 3 years and now spearheading a team of at least 5-6 people under him. ये मैं ये करूँगा कि आप जल्दी न्यू दिल्ली भी आएँ। अब आपने जैसे कि यहाँ पे साउथ इंडिया में काफ़ी एक्सपेंड कर दिया है, एंड होपफुली आप और भी ऐसे नए जो इंडियन स्नैक्स हैं या इंडियन फूड हो उनको भी आप ऑफर करें, Thank you. जल्दी स्केल करें। एंड मैं थैंक यू बोलूँगा कि आपने इतना टाइम दिया एंड हमारी ऑडियंस को अपनी जर्नी भी बताई, उससे इम्पोर्टेंट अपनी लर्निंग्स भी शेयर करी, उससे होपफुली उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं, थैंक यू। तो ये था हमारा इंटरव्यू समोसा सिंह के को-फाउंडर्स के साथ। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जो बेस्ट पार्ट लगा वो कमेंट्स में ज़रूर बताना। चैनल को पक्का सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा देना। और हाँ यार, ये वीडियो भी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और जल्दी हम एक और ऐसे ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर्स के साथ आपको स्टार्टअप ज्ञान में मिलेंगे। तो थैंक्स अ लॉट एंड थैंक यू निधि और शिखर। Thank you so much.